करने में असफल। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অপূর্বাস ডেইলি ব্লগে তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে একটা অন্যরকম ব্লগের সাথে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো কোথায় এসেছি বুঝতেই পারছো, টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে। হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। তো এখানটা একটা নতুন শো স্টার্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি ভিক্টোরিয়াতে লাইটিং 3D লাইটিং শো, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। তো দেখো ভিক্টোরিয়াতে আমরা চলে এসেছি। আর ফার্স্টে গেটের কাউন্টারে তো দেখিয়ে দিলাম টিকিট কাউন্টার, ওখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। আর টিকিটের মূল্য হচ্ছে 100 টাকা। আর 3 বছর বাচ্চার ঊর্ধ্বে ভাড়া লাগবে, আর 3 বছরের নিচের বাচ্চার কোনো ভাড়া লাগবে না। আর দেখো সন্ধ্যাবেলা কীরকম আলো জ্বলেছে আর দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। এটা হলের বাইরে যে ফুল বাগানগুলো থাকে সেটার একটু ছবি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো খুবই সুন্দর লাগছিল সন্ধ্যাবেলায়, এই ভিউটা মানে দারুণ লাগছিল। আর ফুলগুলো ভিতরে এত সুন্দর সুন্দর দেখতে ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে নিই। তো চলো তারপরে ভিতরে যাওয়া যাক। দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে কি টিকিট কাউন্টারের গেট। আর এখানটা লেখা আছে কি কি বার কীরকম শো হয়, মানে বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ কি কি বারে হয়। আর যেই ইনফরমেশনটা তোমাদের দেওয়ার আছে সেটা হলো এটা কিন্তু সোমবার বন্ধ থাকে, মানে মন্ডে এটা বন্ধ থাকে। সানডে টু স্যাটারডে হয়, বাট মন্ডে বন্ধ থাকে। আর দেখো আলোতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা কত সুন্দর লাগছে দেখতে বন্ধুরা। তো চলো স্টার্ট করতে থাকি। वीडियो लीजिए बाबू, दे रहा हूँ। खाती थी दाल चावल, अब डिमसम है इन। हाथी की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोम की ऊंचाई से ये सारे नजारे देखती हूँ मैं। कितने किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए। तो शुरू करें, 1 2 3। कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम। लड़की तो भली है ही ये, मगर ना जाने क्या क्या भूल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। देवियों और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहाँ बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घूमा करते थे। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं। 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे। और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते तो फिर कभी नहीं मिला।
अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं? मतलब 1989 में यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 स्कोर से हरा दिया था। जरा सोचो तो, अंग्रेजों के राज में पराधीन देश अंग्रेज टीम को ही हरा देता है, और एक ऐसा दल जिसमें सभी भारतीय हैं। कलकत्ते के इतिहास में जगमगा रहा है ये दिन। वाकई, पर उसी साल ही तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर। ओहो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? उन दिनों कलकत्ते में स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं समझ रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने एक चिट्ठी में लिखा था, कलकत्ता षड्यंत्र का एक महाकेंद्र बन गया है, इसे इस सिंहासन से हटाना ही पड़ेगा। अरे याद नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यहीं गठित हुई ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज सुरेंद्रनाथ को सरेंडर नॉट बुलाते थे, और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ, तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। पता है इससे क्या साबित होता है? कि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली शहर हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर। हाँ, जिसे एक दिन मजाकी तौर पर जुलूस नगरी के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर बीमार नगरी। अरे जाने दो, तुम्हें तो लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी पुकारते हैं। और ये भी तो सच है कि ब्रिटिश काल में तुम ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे खास शहर के रूप में जाने जाते थे। मतलब लंदन के बाद तुम्हारा इनाम आता था। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और झूठ विक्रय से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। क्या मुसीबत है? अगर कलकत्ते की निंदा करूं तो तुम चिढ़ जाते हो, और तारीफ करूं तो खुद ही निंदा करने लगते हो। मतलब बस बहस करनी है ना? बहस करना तो मेरे खून में है। जानते हो भारत में पहला सेंसरशिप कानून क्यों बनाया गया था? क्यों? 1872 में जब गिरीश घोष ने इसी शहर में नेशनल थिएटर का गठन किया था, उनका पहला नाटक था दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। अच्छा। 3 साल बाद ये नाटक पूरे भारत में टूर कर रहा था। उसी दौरान एक दिन लखनऊ में यह नाटक चल रहा था, तो जिस सीन में भारतीय किसान आकर अत्याचारी नीलकर साहब को मारता है, उसे देखकर दर्शकों के बीच बैठे हुए ब्रिटिश सेना ने स्टेज पर चढ़कर सब तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। क्या बात करते हो? अगले ही साल जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता का दौरा किया, तो समूह ने तुरंत उनके स्वागत समारोह को लेकर एक व्यंग्य नाटक का मंचन किया। क्या बात। उसके बाद अत्याचारी पुलिस कमिश्नर को लेकर भी एक और नाटक। फिर क्या था, तुरंत लागू हुआ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, सेंसर की तलवार। जिसमें सेंस ज्यादा हो उसके पीछे सेंसर तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी तरफ जेम्स हिकी को देखो। 1870 में जब उन्होंने यहाँ से भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट प्रकाशित किया, तब वे यहाँ से क्या क्या देख सकती हूँ। मैंने प्रेम में डूबी जोड़ियाँ, उनकी नोकझोंक, ये सब देखे हैं। निकम्मे लोगों की भीड़ भी, और अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग्स भी। एक तरफ रेस कोर्स की घुड़सवारी की दौड़ में बेशुमार पैसे लुटाना, और दूसरी तरफ क्लबों में कोट पैंट पहने कलकतिया बाबुओं का अंग्रेजीपन। व्यूज और न्यूज तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। सिर्फ वाकिफ ही नहीं, तुम पर मेरी संगत का असर भी दिखता है। कभी तो हवा के झोंके से तुम तेजी से गोल गोल घूमने लगती हो, तो कभी गठिया के दर्द से तुम घूमना ही भूल जाती हो। और ये इमारत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, कभी तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता था। क्या बात करते हो? अरे हाँ,
क्या इसे गाय के गोबर से काला नहीं किया गया था ताकि जापानी उस पर बमबारी न कर सके? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिक नहीं पुती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भूखमरी से तड़प कर मर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति? जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, मौज मस्ती करते थे, इन भूख से बिलखते लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूं कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। क्या तुम जानते हो इस अकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? वैसे ही कम खाने वाले मवाली सुनील चौधरी और इन्हीं के भाव शिष्य थे मृणाल सेन। ये दौर कितना प्रेरणादायक था ना। समाज को बदलने के लिए कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हजारों लोगों को उत्कृष्टता और जुनून के साथ प्रेरित किया था इप्टा मूवमेंट ने। मानो ये एक महान क्रांति का नेतृत्व करने वाले जादुई रथ की तरह था, जो एक अथक यात्रा कर रहा था। 1943 में पड़े अकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़ कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी ये आईपीटीए होती। फिर ना तो उनके पैसों से ढेर सारे स्कूल कॉलेज खुलते, और ना ही मेरा सबसे खूबसूरत और जगमगाता त्योहार दुर्गा पूजा अस्तित्व में आता। दुर्गा पूजा नहीं होती? मगर क्यों? अरे शोभा बाजार के बाबू नवकृष्ण देव ने ही तो मदरसे बनाने के लिए ढेर सारे रुपए दिए थे, सड़कें बनवाई थी, और पूरे देश भर से गायकों संगीतकारों को बुलवाकर बड़े बड़े संगीत सम्मेलन करवाते थे। और उन्होंने न केवल पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में भाग लिया, बल्कि अंग्रेजों की जीत की खुशी में एक शानदार आयोजन किया था। अच्छा? उसी के चलते ही तो हमारे कैलेंडर में दुर्गा पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्या बात करते हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की जिसने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल। शायद बंगाल अंग्रेजों के हाथों कभी ना आता अगर 1756 में सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना लेकर मुझ पर आक्रमण न करता। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जमकर धुनाई ना करता तो अंग्रेज के बहुत पहले कवि कंकन मुकुंद राम ने मेरे विषय में लिखा था। उससे भी पहले 1495 में कवि विप्रदास पिपिलाई ने अपना मनसा मंगल काव्य में भी मेरा जिक्र किया था। अच्छा? सावर्ण राय चौधरी के परिवार अंग्रेजों के आने के पहले से ही कलकत्ता में जमींदार थे। भाई वाह। मेरे इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, और ना ही तुम ये कह सकती हो कि चार्नोक के आगमन के साथ साथ चीजें भी बदतर हो गई। राममोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता ना करते? सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव ना पड़ता? क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट ना पढ़ा होता? बिल्कुल सही। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का प्रचलन शुरू कर पाते यदि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग नहीं मिलता? कि क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर
फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल दिनेश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1857 में हुई थी, उसके ठीक 50 साल बाद 1907 में उन्होंने इसकी कमान संभाली और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका एक नया रूप दे डाला। वो थे सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और बब्बर शेर? बब्बर शेर यानी सिंह। हाँ, कूल मेरे दोस्त, सही कहा तुमने। और इसी बात से जादूगर पीसी सरकार को लेकर एक वाकया याद आ गया। एक बार उनका मैजिक शो देखने सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। निर्धारित समय के बाद 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन जादूगर साहब का कोई अता पता नहीं। सब लोग बेचैन हो रहे थे। अचानक सबको एक आवाज सुनाई देती है, Here I am। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं तो वो मंच पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो सही समय पर ही पहुंचा हूँ। आप लोग अपनी अपनी घड़ी जरा देखिए। हैरान होकर सब लोग जब घड़ी की तरफ देखते हैं तो वाकई में उनकी घड़ियां। বন্ধুরা আজকে অনেকটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এই শোটা। তো শোটা হচ্ছে দ্য কলকাতা সিটি অফ জয়। তো তোমরাও এসো, ঘুরে যাও। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে এখানে এসে। বাচ্চাদের নিয়ে আসলেও খুবই আনন্দ পাবে ওরা। তো চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।